हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अच्छे होना भी चाहिए क्योंकि अब आपका पेपर है। अब अपने आप को मेंटेन रखिए, स्वस्थ रखिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो सके, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जल्दी से कर सकें, अच्छे से बेस्ट टू बेस्ट प्रिपरेशन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपके पेपर हिंदी के 2018 में जो आपका पेपर हुआ था उसके लघुत्तरीय प्रश्नों को, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों के बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करा दिया है और आज लघुत्तरीय प्रश्नों को कराने वाली हूँ। तो मैं जितने भी हमारे जो डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं और जो नए आए हैं, जो हमारे चैनल पर अभी अभी जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, उन सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जल्दी से रट लें। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एकदम रटे होने चाहिए, एक एक प्रश्न आपका रटा होना चाहिए, ठीक है? तभी आप 90+ मार्क्स लाओगे। अगर आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके जो है कंप्लीट नहीं है, आपने उनकी प्रिपरेशन नहीं की, तो प्लीज़ पहले उनको पढ़ लीजिए, उसके बाद कुछ और चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि ये आपके इसमें से कम कभी कभी क्या होता है कि आपके सभी पेपर को मिला के सारे क्वेश्चन वहीं से बन जाते हैं। कभी कभी एक दो क्वेश्चन भले इधर उधर हो जाए तो एक दो क्वेश्चन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसके बारे में कुछ ना कुछ तो उस प्रश्न के बारे में जानते होंगे, ठीक है? तो अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़िए। सेकेंड पॉइंट ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एकदम रट डालिए और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है? और एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए, बिल्कुल भी आप सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क से एकदम दूर रहिए और सिर्फ अपनी तैयारी करिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। उसके बाद आप मूवी देखिएगा, आप टिकटॉक देखिएगा, सब कुछ करिएगा, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आपका 2018 का पेपर और देखते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और आपको एक एक क्वेश्चन का पॉइंट टू पॉइंट मैं व्याख्या करूंगी, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाऊंगी। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 1 आपका क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 जो आपका है वो ये कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं और स्पर्श व्यंजन का उल्लेख कीजिए। यानी कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं और हमारी हिंदी में कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं उनको बताना है यहाँ पे, यानी कि उसका उदाहरण पूछा गया है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। आपको पता है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वो होते हैं वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु विभिन्न उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई या छूती हुई बाहर निकलती है। स्पर्श का मतलब ही होता है कि क्या होता है स्पर्श का मतलब? स्पर्श का मतलब ही होता है छूना, स्पर्श करना, छूना, ठीक है? तो क्या होता है, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में, यानी जब भी हम किसी भाषा को बोलते हैं, उच्चारण मतलब बोलना, ठीक है, जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु हमारे जितने भी उच्चारण स्थान हैं, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है, ये जितने भी हमारे उच्चारण स्थान हैं सभी को स्पर्श करती हुई या छूती हुई बाहर निकलती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। सभी व्यंजन आपके रटे होने चाहिए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है, ऊष्म व्यंजन क्या होता है, ठीक है, उच्छिष्ट व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ये आपके एकदम रटे होने चाहिए। तो आपने क्या पढ़ा? स्पर्श व्यंजन क्या होता है? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु विभिन्न उच्चारण स्थानों को, यानी जितने भी आपके उच्चारण स्थान है सभी को छूती हुई, स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चलिए देखते हैं स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं। आपको पता है 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? का से लेकर आपके माँ तक कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं? का से लेकर माँ तक आपके 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है? कैसे? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आप इस तरीके से याद कर सकते हो, कचट,
तब, ठीक है। इस तरीके से याद करोगे तो आप जो इसका सीरियल है, यानी जो इसका जो सीरियल नंबर है ये नहीं भूलोगे, ठीक है। क्या होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? कचट तप, 1 2 3 4 5, कितने होते हैं? कचट तप, ठीक है। याद रखिएगा, कचट तप, कचट तप, कचट तप आप कई बार बोल सकते हैं, ठीक है। कचट तप यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यानी का खा गा गा, ठीक है। इस तरीके से चलिए कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं इस तरीके से, ये जो होते हैं ये कचट तप जो आपके होते हैं, क च ट त प, ठीक है। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 हैं। और इसके साथ साथ का, खा, गा, घा, अड़ा, ठीक है। तो ये आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो 5 गुणे 5 कितने हो गए? पचम 25, यानी आपके स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो का से माँ तक आपके व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। समझ में आ गया? का से माँ तक जो आपके व्यंजन होते हैं ये सभी 25 व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपका पहला क्या है? कंठ। कंठ क्या है? का वर्ग होता है। सबसे पहले क्या होता है? मेरे साथ साथ बोलिए, यहाँ पर लिखा हुआ मत देखिए, मेरे साथ साथ बोलिए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। क्या क्या होते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। कंठ से आपके का वर्ग हो गए, आपको का वर्ग पता होगा कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। का खा गा गा अड़ा, ठीक है। फिर क्या है? चा छा जा जा इया, यहाँ पर इया होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर आपका छूट गया है। क्या होता है? चा छा जा जा इया, ठीक है। इस तरीके से लिखते हो आप, चा छा जा जा इया, ठीक है। फिर क्या है? टा ठा डाडा ना, ठीक है। टा ठा डाडा ना, का खा गा गा अंगा, चा छा जा जा इया, ठीक है। यहाँ पर इया लिख लीजिएगा। और टा ठा डाडा अड़ा, ता था दाधा ना, ठीक है। क्या हो जाएगा? ता था दाधा ना, ठीक है। फिर क्या है? ओष्ठ आपके क्या है? ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होठों को जो स्पर्श करते हैं। ओठ आपके देखिए, जब आप बोलते हो पा फा बा बा मा, तो आपकी होठे, दोनों होठे एक दूसरे से चिपक जाती हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं? होष्ठ मतलब, ओष्ठ मतलब होता है होठ, ठीक है। तो ये आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन। और ये देखिए आपके कितने हैं? ये आपके 25 हैं। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर यहाँ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। 20 हो गए आपके, 20 21 22 23 24 25। समझ में आ गया? कितने होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन? 25 होते हैं, यानी का से लेकर माँ तक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। तो ये आपके स्पर्श व्यंजन है। और बहुत बार पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, या ये पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो का से लेकर माँ तक आपके 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। जो आपके सभी उच्चारण स्थानों को, जो वायु आपके सभी उच्चारण स्थानों को छूती हुई बाहर निकलती है, वो क्या कहलाती है? स्पर्श व्यंजन कहलाती है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको इसका उत्तर बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि अग्नि, अमृत, गंगा और गुरु के एक एक समानार्थक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर कहा गया समानार्थक शब्द, जिसको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, ठीक है। यानी समानार्थक, समान अर्थ देने वाला, ठीक है। समान अर्थ देने वाला जिसे हम पर्यायवाची भी कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं कि समानार्थक शब्द कौन कौन से यहाँ पर दिए गए हैं। दिया गया है अग्नि। अग्नि का क्या होता है? अग्नि का आग, अनल, ठीक है, पावक, ये सभी होता है। अमृत का क्या होता है? सुधा होता है, पीयूष होता है। गंगा का क्या होता है? भागीरथी, देव नदी, ठीक है। और गुरु का क्या होता है? गुरु को अब शिक्षक भी होते हैं, और पंडित भी हमारे क्या होते हैं? गुरु होते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रावण को निम्नलिखित कितने प्रकार से लिख सकते हैं। रावण को हम कितने प्रकार से लिखते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे रावण होते हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक आप क्या करते हो, कभी आप लिखते हो तो रा ऊपर भी लगता है, कभी रा जो है किसी वर्ड के नीचे भी लगता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। कभी रा देखा होगा ऐसे भी लगता है। तो यानी रा का प्रयोग हम किन किन प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। रा वर्ड को निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं। जो रा हमारा ऊपर लगता है, जैसे हम लिखते हैं पार्क, ठीक है, तो ये रा हमारा ऊपर लगा, इसको हम कहते हैं रेफ। क्या कहते हैं? रेफ। जो ये इस तरीके से ऊपर लगता है, इसको हम बोलते हैं रेफ, ठीक है।
और पाई क्या होता है, जैसे किसी वर्ण के नीचे लगा होता है, क्रम जैसे आपने लिखा, तो इसे हम बोलते हैं पाई वाले व्यंजनों के साथ जो लगे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पाई। और बिना पाई के ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है। बिना पाई के जैसे आपका पूरा वर्ड लिखा तब उसके नीचे लगा हुआ है, ठीक है, तो ये बिना पाई के हो गए, ठीक है। पाई मतलब जो पैरों में लगा होता है, जैसे ये आपका डंडा इससे निकला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेफ जैसे पार्क, फर्क, पाई वाले व्यंजनों के साथ जैसे क्रम आप लिखते हो, क्रम लिख दिया, ठीक है, नम्र लिख दिया, ठीक है। बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ जैसे ड्रम, ठीक है, ट्रंक, इस तरीके से समझ में आ गया आपको। चलिए देखते हैं। रेफ शब्द के बीच में पढ़ते समय जब रा वर्ण के साथ कोई स्वर नहीं होता है तब उसे ठीक बाद वाले व्यंजन के ऊपर रेफ लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पाई। पाई वाले व्यंजनों के साथ प्रयुक्त तो रा पाई के नीचे तिरछा होकर प्रयुक्त होता है। जैसे आप लिखते हो यहाँ पर देखिए का, और यहाँ पे का जो आपका होगा हलंत होगा, पा भी हलंत होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि का के तुरंत बाद कोई स्वर नहीं आता है और आपका रा लग जाता है, साथ में रा जुड़ जाता है, तो वो इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। जैसे क्रोध हो गया, क्रम हो गया, यानी का के तुरंत बाद रा लग जाए, यानी कि इसके बाद कोई स्वर ना आए और रा लग जाए, ठीक है, तो वो वहां पर क्या होगा, क्रोध और क्रम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ जैसे कि डा, यहाँ पे भी हलंत होगा, डा और रा, जैसे ड्रेस हो गया, ड्रम हो गया, आप एकदम से बोलो ड्रेस, ड्रम, ठीक है, इस तरीके से बोलो ट्रक, तो ऐसे लग रहा है कि डा और रा के बीच में कोई स्वर नहीं है, डा के तुरंत बाद क्या है, व्यंजन उसके साथ जुड़ गया है बिना स्वर के, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, आपको दिखा देते हैं पढ़ के, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विराम चिन्हों से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो विराम चिन्हों के उदाहरण सहित लिखिए। आपको पता है कि कामता प्रसाद गुरुजी जो हमारे थे, मैंने कल आपको बताया भी था कि उन्होंने कितने विराम चिन्हों को बताया है, 20 विराम चिन्हों को बताया, जिसमें से इसमें कहा गया है सिर्फ 2 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। चलिए लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 4 है आपका, ठीक है। तो उत्तर नंबर 4 क्या कह रहा है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम का मतलब क्या होता है, विराम का मतलब होता है ठहराव या रुकना, ठीक है। जब हम किसी भी वाक्य को पूरा करने के बाद रुकते हैं, या जब भी किसी से कोई प्रश्न करते हैं तो वहां पे ठहरते हैं, विराम लेते हैं, आराम करते हैं, या फिर हम किसी वाक्य को कुछ कहने चलते हैं तो बीच में थोड़ा सा रुकते हैं या थोड़ा ज्यादा रुक जाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। विराम मतलब होता है ठहराव या रुकना, ठीक है। चलिए वाक्य बोलते समय अथवा लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। यानी जब वाक्य को हम बोलते हैं या किसी भी वाक्य को लिखते हैं, तो जब एक सेंटेंस हमारा पूरा हो जाता है उसके बाद हम थोड़ा रुकते हैं या ठहरते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार हमारे कितने विराम चिन्ह हैं, हमारे 20 विराम चिन्ह हैं, ठीक है। अभी तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैंने आपको बताया। स्पेशली मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया कि कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार 20 विराम चिन्ह होते हैं। यानी कि अगर आपके कोई नए प्रश्न बने भी तो वो भी आपके छूटने नहीं चाहिए, और वो जब भी नहीं छूटेंगे जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, मेरे साथ जुड़े होंगे, यानी के एजुकेशन के साथ अगर आप जुड़े होंगे। एक भी अगर इधर उधर से कुछ क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, कुछ क्वेश्चन पुट ऑफ कर दिए जाते हैं, तो वो भी आपके नहीं छूटेंगे। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा, एकदम वीडियो को दिमाग में बसा लिया, रट लिया है, तो आपका एक भी क्वेश्चन इधर से उधर वाले जो होते हैं वो भी नहीं आपके छूटेंगे, ठीक है। और देखिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना तो सब पढ़ ही चुके हो, इतना आप 6 to 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हो, इतना कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप, ठीक है, इतनी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी कि आप चीज़ों को कर नहीं पाओगे, इतना तो आप बना के भी लिख पाओगे, ठीक है। सिर्फ आपको डर लगता है, वहाँ पे आपसे सारा हो जाता है, ठीक है। और एक सीट पे 2 बच्चे बैठे होते हैं। अब आप प्रे करिएगा कि आपके पास कोई अच्छा बच्चा बैठे। अगर आपको मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, देखिए हर इंसान एकदम परफेक्ट नहीं होता है। मान लो आपको हिंदी में 25
पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे सोशल साइंस हो गया, आपका मैथ हो गया, इसमें क्या होता है, आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते हैं। ऐसा नहीं कि आप ही हो, मुझे भी कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे मेरा ज़्यादातर, देखिए साइंस तो मेरी बेटर थी, मुझे बिल्कुल भी कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, साइंस तो डिक्टो लिख कर आती, साइंस है, हिंदी है, आपकी इंग्लिश है, ठीक है, ये सभी जो सब्जेक्ट होते हैं ये आप आराम से कर लेते हो। तो बाल विकास है, शिक्षण अधिगम, ये सब आप बना के भी लिख सकते हो आराम से। वहाँ पे शिक्षण अधिगम के बारे में पूछा जाता है कि टीचर को कैसे बच्चों को टॉलरेट करना है, कैसे उसको पढ़ाना है, ये तो आप कर सकते हो, बाल विकास भी कर सकते हो। लेकिन जैसे मैथ हो गया या फिर कोई और भी सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंस हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई अच्छा बैठा होता बच्चा, मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो वो आपको बता सकता है। एक दूसरे को बताइएगा, ऐसा नहीं कि बहुत से लोग होते हैं कि जब आप उसको नहीं बताओगे तो वो आपको क्यों बताएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास अच्छा कोई बैठा है तो बढ़िया है, अगर नहीं बैठा तो भी कोई टेंशन लेने की एकदम ज़रूरत नहीं है। मैं तो कभी किसी से नहीं पूछती थी, आराम से अपने आप से लिखती थी और मेरे नंबर 90 प्लस आए हुए हैं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी किसी से कुछ पूछने की, क्योंकि इतना टफ नहीं होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो आप उसके बारे में कुछ तो पॉइंट जानते होंगे, कुछ भी उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए, अगर आप मान लो, जैसे क्या होता है, आप कभी आपने जब हाई स्कूल और इंटर का या फिर बीए किए होंगे, बीएससी किए होंगे, तो आप क्या करते हो कि जो क्वेश्चन आपको सही से आ रहे हैं पहले आप उनको लिखते हो। लेकिन ऐसा मत करिएगा। अगर आपको एक अच्छा बच्चा बनना है, अच्छे प्रशिक्षु बनना है, तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को करिए। अगर आपको नहीं आता, नंबर डाल के छोड़ दीजिए, वैसे भी आप बाद में ही करोगे उसको, ऐसा तो नहीं। किसी भी प्रश्न को देखिए छोड़ना नहीं है, कुछ भी उसके बारे में लिखिए, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, एग्जामिनर आधा नंबर दे देता है, ठीक है। तो क्या है, आप पहले बहुविकल्पी करो, फिर अति लघु करो। अति लघु में भी अगर कोई आपको नहीं आ रहा है, क्वेश्चन उत्तर नंबर डाल के आप उसको उतना स्पेस दे दो कि इतने स्पेस में मेरा हो जाएगा और आगे बढ़ जाओ। फिर लघुत्तरी करो। इससे क्या होता है, जब आपकी कॉपी आप इधर से उधर करते हो ना, कि पहले लघुत्तरी का उतारा, फिर बीच में हमें अति लघु का आ रहा है, उसका नंबर डाल के उतार दिया, तो इसमें क्या होता है, आपके नंबर में कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। मैं भी जब बच्चों की कॉपियाँ चेक करती थी तो क्या होता था कि नंबर में बहुत कन्फ्यूजन होती थी, कि ऊपर नीचे जब बच्चे कर देते थे तो मिलाने में बहुत दिक्कत होती। कभी कभी इतनी सारी, देखिए इतने सारे प्रशिक्षु पेपर देते, इतनी सारी कॉपियाँ होती हैं कि वो इतना, कभी कभी क्या होता है, ध्यान तो उन्हें देना ही होता है लेकिन कभी कभी नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो जो 2 नंबर का आपका होता है प्रश्न, उसमें आपके 1 नंबर समझ के आपको उत्तर दे देते हैं, ठीक है। तो ये गलती मत करिए, कॉपी को बिल्कुल सीरियल वाइज लिखिए, पहले बहुविकल्पी, फिर अति लघु, फिर लघु, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो, लघु, अति लघुत्तरी, फिर बहुविकल्पी, इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन सीरियल वाइज लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ध विराम चिन्ह का अर्थ एवं उदाहरण, ठीक है। तो उसमें ये पूछा गया था कि 2 विराम चिन्हों को बताइए, तो मैंने अर्धविराम और पूर्ण विराम लिया है, ठीक है। तो जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना, यानी हल्का सा रुकना हो, पर वाक्य को खत्म ना किया जाए, यानी कि किसी वाक्य में क्या होता है, वाक्य के बीच में हल्का सा हम रुकते हैं लेकिन अभी सेंटेंस आपका पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, खत्म नहीं किया जाए, तो वहां पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या कहा जाए कि जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़ा सा कम रुकना हो और अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा रुकना हो, तो वहां पर क्या होता है, अर्धविराम होता है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी किसी वाक्य में जब आप क्या होते हो, सेंटेंस पूरा ना होने से पहले ही अगर आप थोड़ा सा रुक जाते हो तो उसे हम अर्धविराम कहते हैं, और इसमें पूर्ण विराम से थोड़ा सा रुकना होता है और अर्धविराम से थोड़ा ज्यादा रुकना होता है, ठीक है। बस यही बात इसमें कही गई है। जैसे जैसे राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। जैसे आप कहते हो राम तो अच्छा लड़का है, लेकिन फिर थोड़ा सा रुक जाते हो, उसके बाद कहते हो लेकिन यार उसकी संगत नहीं अच्छी है ना, इस तरीके से बोलते हो। तो थोड़ा सा आप बीच में रुके, उसके बाद आपने किंतु या लेकिन बोला, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे मैंने अपना दोस्त समझा वही आस्तीन का सांप निकला। ऐसे तो आप नहीं बोलते हो, कैसे बोलते हो, जैसे मैंने अपना दोस्त समझा, फिर आप थोड़ा सा ठहरते हो, फिर कहते हो वही आस्तीन का सांप निकला, है ना। इस तरीके से थोड़ा सा पूर्ण विराम से पहले आप ठहरते हो, लेकिन अल्प विराम से ज्यादा ठहर रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने लिया है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह का अर्थ एवं उदाहरण। तो पूर्ण विराम क्या होता है, किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वह वाक्य खत्म हो गया है। यानी पूर्ण विराम में क्या होता है, पूर्ण मतलब पूरा, जब आपका वाक्य पूरा हो गया तब आप वहां पर रुके, तो उसे हमने क्या किया, पूर्ण विराम कह दिया, ठीक है। पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है। और
इसका प्रयोग प्रश्नसूचक और विस्मयसूचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उदाहरण क्या है? जैसे श्याम ने खाना खा लिया। अब ये आपका वाक्य पूरा हो गया और आपने यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिया। वह कल आएगा, वाक्य पूरा हुआ, पूर्ण विराम लगाया। तुम चले जाओ, वाक्य पूरा हो गया और पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए। तो आपको पता है मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है, आप अच्छे से जानते होंगे। मौखिक मतलब क्या होता है कि आप जो बोलते हो, ठीक है, बिना लिखी हुई जो भाषा होती है, यानी कि आप बोलते हो, जिस भाषा को आप बोल कर बताते हो। ठीक है, जैसे बालक प्रारंभिक अवस्था में अपने भावों को मौखिक भाषा में ही प्रकट करता है। जब बच्चा छोटा होता है, या आपको पता है जब आप छोटे थे, जब आप स्कूल नहीं गए हैं, स्कूल जाने से पहले आपकी भाषा मौखिक ही होती है ना। आप एकदम छोटे हो, अभी आप 1-2 साल के हो, तो आप लिख लिख कर तो मम्मी से कहोगे नहीं कि मुझे शीशी चाहिए तो आप लिख कर दे रहे हो, या मुझे कुछ काम है तो आप लिख कर दे रहे हो। ऐसा नहीं, जब तक आप स्कूल नहीं गए होते हो, उससे पहले कि चाहे आपके 5 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, और वैसे भी सिर्फ आप लिखित भाषा का प्रयोग कहाँ करते हो? अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, ठीक है, तभी करते हो। उसके बाद आप अपने घर में अपनी मम्मी से कुछ काम है, या किसी भाई बहन से कुछ काम है, किसी रिलेटिव से कुछ काम है, तो आप मौखिक लिखित भाषा में तो बात करोगे नहीं। किस भाषा में करते हो? मौखिक भाषा में। तो बालक प्रारंभिक अवस्था में अपने भावों को मौखिक भाषा में ही प्रकट करता है, यानी बोल कर ही अपनी बात को आप प्रकट करते हो। ठीक है, आगे चलकर वह लिखित भाषा में प्रकट करता है, यानी जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल में लिखना भी सीखता है। बोलने के साथ साथ क्या सीखता है? लिखना भी सीखता है। तो वहाँ पे उसकी भाषा कौन सी प्रकट होती है? लिखित भाषा। फिर कहा गया मनुष्य 2 रूप से अपने भावों को प्रकट करता है। एक तो आपका होता है मौखिक और दूसरा होता है आपका लिखित। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है, ये आपको इतना पॉइंट लिखना पड़ेगा। आप सोच रहे होगे ये बिल्कुल ये लघुत्तरी प्रश्न है, इतना पॉइंट लिखना होगा कि आपको कैसे लिखना है। आपको एग्जैक्ट अगर नहीं याद ये हो रहा तो आप कैसे लिखोगे कि बालक अपने शुरुआती दिनों में किस भाषा का प्रयोग करता है? मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। बालक आगे चलकर जैसे जैसे बड़ा होता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है, वो क्या करता है? लिखित भाषा को सीखने लगता है। अपने लिखित भाषा, अपनी भाषा को क्या, अपने किसी भी बात को लिखित भाषा में प्रकट करता है। ठीक है, फिर मनुष्य दो रूप से अपने भावों को प्रकट करता है, एक मौखिक और दूसरा लिखित। ठीक है, आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं याद हो रहा तो आप ऐसे लिखोगे, उत्तर तो आपका सही है। ठीक है, तब भी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन कोशिश करना इस तरीके से लिखना। चलिए, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से होते हैं? काव्य पाठ होता है, यानी किसी काव्य को, किसी भी कविता को आप क्या कर रहे हो? पढ़ाते हो। ठीक है, बोल बोल कर। ठीक है, कहानी कहना, आप टीचर किसी कहानी को सुनाता है या बच्चे से कहता है कि बुक रीडिंग करिए, तो वो कहानी को कहता है। ठीक है, तो ये भी मौखिक भाषा हो गई। भाई लिख लिख के तो नहीं दोगे आप कहानी को। टीचर ने कहा बुक निकालो और पढ़कर सुनाओ, तो आप उसको लिख लिख कर तो बताने नहीं लोगे, है ना, बोलकर ही तो बताओगे। समाचार वाचन, जब भी आपके घर न्यूज़पेपर आता है, अखबार आता है, तो आप क्या करते हो? उसको मौखिक भाषा में यानी बोलकर आप उसको क्या करते हो? सुनाते हो। भाषण भी आप मौखिक भाषा में ही देते हो। ठीक है, घटना वर्णन भी क्या होता है? मौखिक भाषा में ही होता है। कार्यक्रम संचालन, किसी भी प्रोग्राम का जो ओपनिंग होती है, किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत जो होती है वो किससे होती है? मौखिक भाषा से। शुरुआत से लेके एंड तक, यानी कि जो आपका कार्यक्रम वगैरह होता है, प्रोग्राम वगैरह होते हैं, वो भी आपके अब बोल कर ही करते हो, है ना। ऐसा तो नहीं लिख लिख के प्रोग्राम बता रहे हो, किसी को डांस करना है लिख लिख के डांस करा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या होते हैं? काव्य पाठ हो गया, कहानी कहना, समाचार वाचन, भाषण, घटना वर्णन, कार्य संचालन। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इसको बसा लीजिएगा दिमाग में। ठीक है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, चलिए देखते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन ये कहा गया कि लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियों को स्पष्ट कीजिए। यानी लेखन शिक्षण की सामान्य जो आपसे गलतियां होती हैं उनको स्पष्ट करने के लिए कहा गया। यानी आप जब लिखते हो, लिखते समय आपसे कहाँ कहाँ पर गलतियां होती हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। चलिए देखते हैं कि लिखते समय हमसे कहाँ कहाँ पर गलतियां होती हैं।
या कहाँ गलतियां हमको देखनी चाहिए कि लिखते समय कौन सी गलतियां हो रही हैं। चलिए, तो लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियां कौन कौन सी हैं? उच्चारण अशुद्ध होने से लेखन अशुद्ध होगा। अगर आप गलत बोलोगे तो आप गलत लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आप गलत बोल रहे हो तो गलत लिखोगे। और सिर्फ ये बच्चों के लिए नहीं है, ये एक शिक्षक के लिए भी है। अगर आप गलत बच्चों से गलत इमला गलत बोल रहे हो तो वो गलत ही शब्दों को लिखेगा, गलत ही वाक्य को लिखेगा। ठीक है, तो ये गलती एक होती है। यानी आप शुद्ध पढ़ें और शुद्ध लिखें, यानी अच्छा सही उच्चारण करेंगे तो सही लेखन आपका होगा। नेक्स्ट है लिखने में शीघ्रता होना। जल्दी जल्दी लिख रहे हैं आप, उल्टा सीधा लिख के चले जा रहे हो, जल्दी मत लिखें, धीरे धीरे लिखेंगे तो आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और आपसे जो गलती होगी वो भी आपको समझ में आएगी। तो हमें स्पष्ट, सही तरीके से और अच्छा लिखना चाहिए। तो देखिए, गलतियों के साथ साथ मैं आपको अच्छाइयाँ भी बता रही हूँ। ठीक है, फोकस करिए, एकदम वीडियो को स्किप मत करा करिए, वीडियो को पूरा समझा करिए, उसके बाद जो आपको सोचना है, समझना है, वो किया करिए। ठीक है, तो लेखन की सामान्य गलतियों के साथ साथ मैं आपको उनकी अच्छाइयाँ भी बता रही हूँ। अगर अच्छाई भी आए तो आप इसको उल्टा लिख सकते हो। ठीक है, सुलेख का अभ्यास ना करना। तो सुलेख का अभ्यास ना करने से अगर आप राइटिंग नहीं लिखोगे, 1-2 डेली बच्चा राइटिंग नहीं लिखता है तो उसकी जो राइटिंग होती है, उसकी जो लिखित हो इसका जो लेखन होता है वो सही नहीं होता है। तो हमें डेली क्या करना चाहिए? बच्चे को डेली एक सुलेख लिखना चाहिए, सुलेख का अभ्यास करना चाहिए, उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट है व्याकरण के ज्ञान का अभाव। अगर आपके अंदर व्याकरण के ज्ञान का अभाव या उसके नियम का अभाव, व्याकरण के ज्ञान का अभाव यानी व्याकरण का ज्ञान ना होना, व्याकरण के नियमों को ना समझना, या फिर आपको जहाँ पे पूर्ण विराम लगाना, अल्प विराम लगाना उसको ना समझना, ठीक है, विलोम शब्दों को ना समझना, पर्यायवाची शब्दों को ना समझना, ये सभी अगर आपके अंदर चीजें नहीं होंगी तो आपका क्या होगा? लेखन अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, मात्राओं के ज्ञान का अभाव। अब पता चला जहां पर ए की मात्रा लग रही वहां पे आप ए की मात्रा लगा रहे हो, छोटी ई की मात्रा में आप बड़ी की मात्रा लगा दे रहे हो, छोटे ऊ की मात्रा में आप बड़े ऊ की मात्रा लगा दे रहे हो, तो इसका भी ध्यान जरूरी है। क्षेत्रीय भाषा का खराब प्रभाव। अगर आपके आसपास का वातावरण खराब है तो आप बच्चे का भी वातावरण, उसकी भी शिक्षा खराब होगी। ठीक है, तो ये सभी आपकी लेखन की सामान्य त्रुटियां थी। त्रुटियों के साथ साथ मैंने आपको इसकी अच्छाइयाँ भी बताई कि आपको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। मान लो अगर आपसे आ गया कि लेखन शिक्षण की सामान्य अच्छाइयों के बारे में बताइए या उसकी शुद्धता के बारे में बताइए, तो आप क्या कहोगे? कि उच्चारण शुद्ध होने से लेखन शुद्ध होगा। ठीक है, लिखने में हमें शीघ्रता नहीं रखनी चाहिए, लिखने को हमको धीरे धीरे स्पष्ट और अच्छा लिखना चाहिए। सुलेख का अभ्यास डेली करना चाहिए। व्याकरण के ज्ञान का भाव होना चाहिए, मात्राओं के ज्ञान का भी भाव होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा का अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है कि श्रुत लेख का क्या अर्थ है। यहाँ पे पूछा गया है श्रुत लेख का क्या अर्थ है और श्रुत लेख के महत्व को बताइए। ठीक है, तो श्रुत लेख का क्या अर्थ है? श्रुत मतलब होता है सुनना। श्रुत का मतलब क्या होता है? सुनना। और लेख मतलब होता है लिखना। श्रुत का मतलब होता है सुनना और लेख का मतलब होता है लिखना, यानी किसी भी भाषा को सुनकर लिखना। समझ में आ गया? चाहे वो आपकी हिंदी भाषा हो या फिर आपकी इंग्लिश भाषा हो। ठीक है, तो श्रुत का मतलब क्या होता है? सुनना। तो सुनकर कब लिखते हो? जब आपकी टीचर आपको इमला बोलती है। ठीक है, तो श्रुत लेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना। जब आपकी टीचर आपको इमला बोलती है तो आप क्या करते हो? सुनकर सुनते हो पहले उन्होंने क्या बोला, उसके बाद आप उसको लिखते हो। तो उदाहरण में क्या हो गया? इमला। ठीक है, या फिर आपके टीचर जैसे जब आप बड़े हो जाते हो, जब आपकी टीचर लेक्चर देती है तो क्या होता है? वो बोलती जाती है और आप लिखते जाते हो। लेकिन यहाँ पर आप बड़े लोगों की बात नहीं की गई, यहाँ पर बच्चों की बात की गई है। यानी टीचर जब इमला बोलती है तो वो बोलती है और आप क्या करते हो? उसको सुनते हो, फिर उसको लिखते हो, यानी सुनकर लिखना। तो श्रुत लेख का अर्थ क्या होता है? सुनकर लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रुत लेख का महत्व मैंने इसलिए आपको बताया, कभी कभी पूछ लिया जाता है श्रुत लेख का उदाहरण बताइए, या श्रुत लेख 4 ऑप्शन दिए होंगे, श्रुत लेख का क्या, इस एक ऑप्शन को आपको चूज करना होगा, तो वहां पर दिया होगा इमला, ठीक है, या शुद्ध लेख करना, इस तरीके से कुछ भी 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको उत्तर क्या लिखना है? इमला। ठीक है, चलिए श्रुत लेख का क्या महत्व है? इसमें शिक्षक बोलते जाता है और छात्र तीव्र गति से लिखते जाते हैं।
यानी जो टीचर होते हैं वो बोलते जाते हैं और बच्चे जो होते हैं वो तेजी से, तीव्र गति यानी तेजी से क्या करते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं। ठीक है, शुद्ध लेख कराते समय छात्रों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हलंत का ध्यान रखना चाहिए। हलंत नीचे ऐसे लगा होता है, जैसे का लिखा है इसके नीचे हलंत लगा हुआ। ठीक है, विसर्ग का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, विसर्ग ये हमारे होते हैं। अनुस्वार का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, विभक्तियां, कारक, विराम चिन्हों आदि पर ध्यान देने के लिए भी निर्देश देना चाहिए। विभक्तियां जैसे हमारी का हो गया, को हो गया, पर हो गया, में हो गया, ये सभी हमारी क्या है, विभक्तियां हैं। कारक चिन्ह और विराम चिन्हों का हमें ध्यान देना चाहिए। कहाँ पर अल्प विराम लगेगा, कहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। पहले टीचर को जब भी इमला शुरू करता है बच्चों को बोलना, तो उसे ध्यान देना चाहिए। जैसे कहा, राम एक अच्छा लड़का है, पूर्ण विराम। इस तरीके से बोलना भी चाहिए ताकि बच्चा समझे कि पूर्ण विराम किसे कहते हैं, अर्ध विराम किसे कहते हैं, अल्प विराम किसे कहते हैं। ठीक है, फिर उसने एक वाक्य शुरू किया, रुको, अल्प विराम, मत जाने दो। तो बच्चा इस तरीके से क्या करेगा, विराम चिन्हों को भी सीख जाएगा। ठीक है, तो ये थे श्रुतलेख की महत्व और श्रुतलेख क्या होता है इसके बारे में बताया। तो ये थी आपकी 2018 का आपका पेपर कि इस तरीके से प्रश्न आए। देखा आपने, पेपर बहुत इजी आया है, इतना टफ नहीं आया है। और पता है आपको पेपर बहुत इजी आता है। फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर एकदम हलवा होता है, बहुत ही इजी होता है। ठीक है, आपका जो पेपर टफ होता है वो पता है कौन सा टफ होता है, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर बहुत इजी होता है। थर्ड और फोर्थ जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर आपका क्या होता है, टफ होता है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर थोड़ा सा लेंथी होता है और उससे ज़्यादा फोर्थ सेमेस्टर। समझ में आ गया? तो फर्स्ट सेमेस्टर इतना टफ नहीं होता है कि अगर आपको चीज़ें नहीं आए तो आप नहीं कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो अगर आपने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है और समझा है। तो चीज़ों को अब क्या करना है, आप कुछ नया नहीं पढ़ना, यही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को क्या करिए, आप क्या करिए, मल्टीपल आप रिवीजन करिए, मल्टी रिवीजन करिए। जितनी प्रैक्टिस कर पाएँ उतनी प्रैक्टिस करिए। और हाँ, सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो भी सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहे हैं, जैसे मान लो आपका कोई भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है या किसी भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं है, या जो भी सब्जेक्ट आपको क्या लगता है, बहुत टफ लगता है, तो आप क्या करें, उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर रट लें। और जो भी सब्जेक्ट आपको इजी लगता है, आपको लगता है कि ये मुझे सारा आता है, तो उसकी हर चीज़ को देख लें। लेकिन जैसे मान लो आपका मैथ है, बहुत से ऐसे हमारे प्रशिक्षु हैं जो मैथ है, और आपको बता दें मैथ में बहुत बैक लगती है। इतना भी डीएलएड का पेपर इजी लगता है, लेकिन इजी चीज़ों को ही लोग जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो मैथ्स के प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर ज़रूर रट डालिए। मैं पूरे होश आवाज़ में पूरे अच्छी तरीके से आपसे कह रही हूँ। जो मैंने डीएलएड किया है, मैं जानती हूँ कि जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, सिर्फ और सिर्फ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ डालिए। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ये मत करिए कि आपको जो सब्जेक्ट, मैंने देखा है कि बहुत से प्रशिक्षु ऐसे थे जो मेरे भी साथ थे, वो क्या करते थे, जो सब्जेक्ट टफ लगता था कहते थे अरे छोड़ो, ये तो मुझसे वैसे भी नहीं हो रहा, हम इसको बाद में देख लेंगे या फिर देखा जाएगा। ऐसा नहीं होता, उन्हीं की बैक लग जाती, बाद में वो पछताते हैं, फिर सोचते हैं कि इससे अच्छा मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही पढ़ लिया होता। जब वो पेपर देते हैं तो देखते हैं अरे ये भी तो पिछले वर्ष का आया, ये भी पिछले वर्ष का आया। तो जब आपका 70 to 80% जब आपका पिछले पेपर का आया, तो क्यों ना आप उसको ही तैयार कर लो। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट में आप बहुत वीक हैं या जो सब्जेक्ट आपको बहुत टफ लगता है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रट डालो। कम से कम उसके 80 नंबर तो आप ले आओ, उसमें से 70% तो उसके नंबर ले आओगे, इतने बहुत होते हैं। जब आपको सब्जेक्ट नहीं आता है उसमें अगर आप 80% 70% ला रहे हो तो बहुत होता है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता, जैसे कि मैथ हो गया या कोई भी अदर सब्जेक्ट जो नहीं आते, उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को जरूर रट ले, 2016 से लेकर 2022 तक। ठीक है, और इतने अच्छे से आपको कोई नहीं समझाएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप पढ़ें कि आपको एक बैक ना लगे। ठीक है, देखिए बैक लगने में बहुत दिक्कत होती है, बैक ना लगे तो आप चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। तो मैं पूरी कोशिश की आपको बताने के लिए कि किस तरीके से आप पढ़ाई करिए, कैसे आप कॉपी लिखिए। बीच बीच में मैं हर सब्जेक्ट के बताती रहती हूँ ताकि आपको अलग से ना समझना पड़े। आपको कॉपी कैसे लिखनी है, तो ये आपके देखिए, अभी मैंने जैसे ये लिख कर दिखाया, बस ऐसे ही लिखना है, कुछ स्पेशली आपको नहीं लिखना है। उत्तर नंबर 7 डाला, हेडिंग डाला, जो भी हेडिंग है उसको लिखा, फिर हेडिंग डाली कि उसके क्या महत्व है और उसको आपने ऐसे लिखा, बस इतना ही लिखना है आपको। 2 नंबर है भाई, 2 नंबर का है, आपको कॉपी नहीं भरनी है। ठीक है,
किसी की बातों में नहीं आइए, कॉपी नहीं बनी, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कॉपी ज़रूरी नहीं कि आप 2 कॉपी भरो, 3 कॉपी भरो तभी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटने चाहिए। देखिए, आपको सबसे ज़्यादा तो टाइम को मैनेज करना होगा। टाइम 1 घंटे का मिलता है, 1 घंटा कुछ नहीं होता। आधे घंटे तो आपके साइन कराने में ही चले जाते हैं, कभी कॉपी पे साइन, कभी पेपर पे साइन, कहीं ना कहीं साइन, ठीक है। फिर आपकी जो लिस्ट आती हैं उन पर 2 बार साइन होती है, ठीक है। तो आधा घंटा इसी में चला जाता है फालतू का। तो आपको टाइम मैनेज करके रखना है और इसी 1 घंटे में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। और आप खुद सोच लो, अभी से आप सोच लो कि आपको कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे जैसे जितना आंसर्स दे रही हूँ, बस उतना ही आंसर्स रटो, उतना ही जाके अपनी कॉपी में वहीं पे छाप दो, ठीक है। बस ऐसे आपको पढ़ना है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। हमारे जो भी प्रशिक्षु जहाँ से भी हमसे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी वीडियो को देखा और बहुत ज़्यादा प्यार दिया। जो भी हमारे नए प्रशिक्षु आ रहे हैं वो बताते हैं कि मैं मैम यहाँ से हूँ, और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि वो दूर दूर से मुझे बताते हैं कि मैं यहाँ से आया हूँ, आपकी वीडियो मुझे अच्छी लगी। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद और सपोर्ट करने के लिए। और इसी तरीके से सारी वीडियो देखिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे नंबर लेकर आइए, ठीक है। और अगर जो हमारे नए प्रशिक्षु हमसे जुड़े हैं, आज पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो उनका भी वेलकम। और वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि उनको भी नोटिफिकेशन मिलती रहे नई वीडियो की। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे भी लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।